पेप्सी वर्सेस कोका कोला की राइवलरी में आज तक ऐसा एक भी साल नहीं आया जब पेप्सी ने उन्हें पछाड़ा हो, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में ये सब बदलता दिख रहा है। कोका कोला ने पिछले कुछ सालों से मानो ग्रो करना ही बंद कर दिया है और वहीं पेप्सी लगातार अपने बीच के फासले को कम करके कोका कोला के पास पहुंच गया है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कुछ सालों बाद वो दिन भी आएगा जब किसी को ये तक याद नहीं रहेगा कि कोका कोला जैसी कोई कंपनी भी थी। लेकिन यह सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ये कंपनी बर्बाद होती जा रही है और कैसे पेप्सी ने इन्हें हराया, जानेंगे मिलकर आज की हमारी इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, कोका कोला की बर्बादी की ये कहानी मनगढ़ंत नहीं बल्कि आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। 2012 से 2020 के बीच कोका कोला की सालाना कमाई बढ़ने की जगह लगातार घटती गई, जहां 2012 में ये 3.8 लाख करोड़ के करीब थी। वहीं 2020 आते आते ये 2.6 लाख करोड़ पर गिर गई और अभी भी ये रिकवर करके 3.2 लाख करोड़ का आंकड़ा ही छू पाई है। वहीं इसी समय में जब कोका कोला रिकवर कर रही थी तब पेप्सी का रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ा और 5.2 लाख करोड़ से 6.6 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जो कोका कोला की कमाई से दोगुनी है। इसके साथ ही सन 2000 से अब तक कोका कोला के स्टॉक्स में 53% की ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि अगर आप इसमें महंगाई दर को भी कंसीडर करें तो उन्हें अपनी पुरानी वैल्यूएशन को कायम रखने के लिए भी 83% की स्पीड से बढ़ना चाहिए था। अगर हम इसी दौरान पेप्सी के स्टॉक्स को देखें तो उन्होंने इसी दौरान 339% की ग्रोथ अचीव की है। इसे आसान भाषा में समझें तो कोका कोला में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स को पिछले 40 सालों में 5700% रिटर्न्स मिले हैं। यानी कि अगर आपने 40 साल पहले कोका कोला में 100 रुपए लगाए थे तो वो आज 5.7 लाख रुपए बन गए होते, जो कि काफी अच्छा नंबर है। लेकिन अगर आप इसी को पेप्सी से कंपेयर करेंगे तो इसी बीच में उनकी ग्रोथ 9000% है। तो दोस्तों, ये सब जानने के बाद भी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि कोका कोला ये जंग हारने क्यों लगी है। एक थ्योरी ये है कि कोका कोला की सक्सेस के पीछे एक अकेला आदमी जिम्मेदार था। इनका नाम था रॉबर्टो गोजेटा, जिन्होंने एक लो लेवल फैक्ट्री वर्कर के रूप में कोका कोला की शुरुआत की। लेकिन वो अपनी मेहनत के बूते एक के बाद एक प्रमोशन पाते रहे और आखिर में कोका कोला के सीईओ बने। कहा जाता है कि रॉबर्टो ने कोका कोला के पूरे एनवायरमेंट को ही बदल कर रख दिया। उन्होंने 1981 में कोका कोला की कमान संभाली और 1997 में उनकी मौत तक वो कंपनी के सीईओ बने रहे। इस बीच कोका कोला ने 7200% की ग्रोथ अचीव की, जो किसी भी कंपनी की हिस्ट्री का गोल्ड रश हो सकता है। लेकिन फिर उसके बाद कोका कोला ने कभी ऐसी ग्रोथ नहीं देखी। तो अब आप पूछेंगे कि रॉबर्टो ने ऐसा किया क्या था। बता दें कि सबसे पहले तो उन्होंने कंपनी को रिस्क लेना सिखाया। कोका कोला ने अपने 100 साल के इतिहास में कभी भी बैंक से लोन नहीं लिया था, लेकिन रॉबर्टो के अंडर कोका कोला ने बड़े बड़े लोन्स लिए और इंटरनेशनल मार्केट में खुद को एक्सपेंड करना शुरू किया। फिलीपींस में जो कंपनी कोका कोला की बॉटलिंग करती थी, कोका कोला ने उसी कंपनी में $3 करोड़ इन्वेस्ट किए, जिसका रिजल्ट ये रहा कि फिलीपींस में एक वक्त में पेप्सी की सेल्स कोक से दोगुनी थी। लेकिन फिर अगले 2 से 3 सालों में ही ये इक्वेशन बदल गए। इसके अलावा उन्होंने $69 करोड़ खर्च करके कोलंबिया पिक्चर्स नाम के एक हॉलीवुड स्टूडियो को भी एक्वायर कर लिया, जो स्पाइडरमैन, 50 शेड्स ऑफ ग्रे और शॉशैंक रिडेम्पशन जैसी फिल्मों को बनाने के लिए फेमस है। इस डील से कोका कोला को हॉलीवुड मूवीज में अपने प्रोडक्ट्स को प्लेस करने का एक अच्छा मौका मिला। साथ ही वो अपनी एड्स भी इन्हीं से बनवाने लगे। आगे चलकर कोलंबिया पिक्चर्स को उन्होंने सोनी को $340 करोड़ में बेच दिया, जो कि उनके लिए काफी प्रॉफिटेबल डील थी। 90 के दौर में जब सोवियत यूनियन टूट रहा था और ईस्टर्न यूरोप में भी इसके झटके महसूस किए जा रहे थे, तब कोका कोला वो पहली कंपनी थी जिसने वहाँ पर अपना बिजनेस खोला, जबकि उस वक्त इन देशों की करेंसीज काफी कमजोर हो चुकी थी। इस एक मूव ने उन्हें बाद में मार्केट में सबसे आगे कर दिया। इसके साथ साथ रॉबर्टो के और भी कई सारे टेक्टिकल डिसीजंस कंपनी के काफी काम आए, जैसे कि उन्होंने शुगर को रिप्लेस करके अपनी ड्रिंक्स में हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो कि शुगर से 40% ज्यादा सस्ता था। इसके अलावा रॉबर्टो की एक सबसे बड़ी सक्सेस मार्केट में डाइट कोक को लॉन्च करना था। कंपनी के ज्यादातर लोगों को लगता था कि ये काफी बुरा आइडिया होगा, लेकिन पहले ही साल की सेल्स देखकर सभी हैरान रह गए और आज तक ये कोका कोला के बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स में से एक है। लेकिन दोस्तों, ये सब रॉबर्टो की मौत के बाद बदल गया। अब कोका कोला दोबारा से रिस्क फ्री होना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपने 200 से भी ज्यादा ब्रांड्स को बंद कर दिया, जिसमें टैब और स्प्राइट लेमनेड जैसे नाम भी शामिल थे। इसके बाद कोका कोला ने 2000 के दशक में ये डिसाइड किया
कि अब वो अपने सारे बॉटलिंग प्लांट्स को बेच देंगे और उसकी जगह एक नई स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करेंगे। इस नई स्ट्रेटेजी में वो खुद कोक नहीं बनाते बल्कि इसे लाइसेंस करते और मैन्युफैक्चरिंग एक थर्ड पार्टी कंपनी करती। इसके पीछे प्लान ये था कि ऐसा करने से उनके ऊपर काफी सारा बोझ कम हो जाएगा, जिसके बाद उन्हें सिर्फ कोक का फॉर्मूला बेचने पर ही ध्यान देना होगा, जिससे उनका रेवेन्यू तो कम होगा लेकिन प्रॉफिट बढ़ जाएगा। उनकी ये स्ट्रेटेजी बुरी नहीं थी, लेकिन अगर हम उनके प्रॉफिट मार्जिन्स को स्टडी करें तो उसमें कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। इसके अलावा अब चूंकि कोका कोला रिस्क नहीं ले रहा था, इसीलिए उसने नए ब्रांड्स को एक्वायर करना भी बंद कर दिया। गेटोरेड, जो आज दुनिया के बेस्ट सेलिंग ब्रांड्स में से एक है, उसे एक्वायर करने का मौका कोका कोला को मिला था, लेकिन उन्होंने उसे जाने दिया और ये पेप्सी के हाथ लग गया। इसके अलावा अब कोका कोला ड्रिंक्स की अपनी फील्ड से बाहर नहीं निकलना चाहता। आज उनके पास जो भी कंपनीज हैं, वो सभी बेवरेज बेस्ड हैं, जबकि अगर हम पेप्सी को देखें तो पेप्सी बेवरेजेस तो बनाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ उनके पास लेज, चीटोस और डोरिटोस जैसे स्नैक ब्रांड्स भी हैं। इसके अलावा ट्रॉपिकाना, क्वेकर ओट्स और स्टारबक्स कॉफी को भी यही कंपनी चला रही है। पेप्सी की ये स्ट्रेटेजी इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अब शुगर बेस्ड ड्रिंक्स छोड़कर हेल्दी ऑप्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। पेप्सी के पास अब गैटोरेड और ट्रॉपिकाना दोनों ही हैं, जो शुगर बेस्ड ड्रिंक्स होने के बावजूद इस सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इसके अलावा अगर उनका बेवरेज वाला वर्टिकल अच्छा परफॉर्म नहीं भी करे तो भी उनके पास बाकी के ब्रांड्स हैं, जिससे वो अच्छी कमाई कर सकते हैं। लेकिन वहीं कोका कोला के पास ऐसा कोई प्लान भी नहीं है। अब जानकारों की माने तो कोका कोला के ईगो ने भी उन्हें काफी हद तक आगे बढ़ने से रोका है। कई सारे स्टोर मैनेजर्स की ये कंप्लेंट है कि जब भी कोका कोला उन्हें कोई फ्रिज देता था तो कोका कोला ये डिमांड करता कि उसमें वो उनकी ड्रिंक्स के अलावा कोई और ड्रिंक न रखे। कोक के ये एग्जीक्यूटिव्स इतने सख्त थे कि वो वहाँ फ्रेश जूस या फिर अनब्रांडेड बेवरेजेस तक नहीं रखने देते। वही बात करें पेप्सी की तो उनका बस एक ही रूल था कि वो पेप्सी के फ्रिज में बस कोका कोला के प्रोडक्ट्स को न रखें। इस एक वजह के कारण भी बहुत सारे स्टोर्स ने पेप्सी के साथ बिजनेस करना ज्यादा प्रेफर किया और इससे पेप्सी की सेल्स पर काफी अच्छा असर पड़ा। वैसे कोका कोला के शुरुआत का सफर भी काफी इंटरेस्टिंग था। ये ड्रिंक पहले एक दवाई के रूप में शुरू की गई, जिसमें फिर शुगर और कार्बोनेशन के प्रोसेस ने एक ऐसा फिजी टेस्ट पैदा कर दिया कि ये इतने सालों तक मार्केट लीडर बनी रही। इस वजह से भी कोका कोला के साथ लोगों का नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है। कोका कोला अपनी मार्केटिंग के लिए काफी जानी जाती थी और एक थ्योरी तो ये भी है कि क्रिसमस में जो हम सेंटा क्लॉज देखते हैं वो बाइबल में नहीं था, बल्कि कोका कोला कंपनी ने ही इन्वेंट किया था। खैर, क्या आप किसी और ब्रांड के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी कि आपको पेप्सी पसंद है या कोक। तो आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी सभी वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारा YouTube चैनल। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।